अब देखो क्या देखना है अपना माइग्रेशन में, माइग्रेशन का जो टॉपिक है उसमें लास्ट टॉपिक है अपना क्या, जिसको बोलते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है ना, रेफ्यूजी क्राइसिस। अब ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेफ्यूजी क्या होते हैं, ठीक है ना, तो बाद में सारे इशूज बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले 3 टर्म है, रेफ्यूजी, और एक होता है भाई माइग्रेंट क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट होते हैं माइग्रेंट से, और तीसरा जिसको बोलते हैं हम असाइलम, ठीक है ना। ये 3 टर्म क्या है ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेफ्यूजी की, तो रेफ्यूजी कौन होते हैं, तो रेफ्यूजी मतलब आप उनको बोल सकते हो ऐसा व्यक्ति जिन्हें फोर्स किया गया है अपनी कंट्री को छोड़ने में, मजबूर कर दिया गया उनको, समझे। मतलब आप जिस रीजन में रहते हो वहां पर पॉलिटिकल रीजंस के कारण, जैसे वॉर हो गया है ना, परसिक्यूशन हो गया, ठीक है ना, पॉलिटिकल डिजास्टर आ गए, उनके कारण क्या होगा, आपको उस रीजन को अगर छोड़ने में मजबूर हो गए आप, और आप दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है ना, तब हम आपको बोल देंगे क्या, रेफ्यूजी। समझ में क्या, क्लियर। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं, तो यूनाइटेड नेशन कैसे डिफाइन करता है रेफ्यूजी को, वो बोलता है कि रेफ्यूजी कौन होते हैं, रेफ्यूजी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको क्या कर दिया गया, जो डर से, क्या वर्ड याद रखना है कि डर के मारे, मतलब डर से अपने जो होम नेशन है, उनका होम कंट्री है, उसको वो छोड़ते हैं और दूसरी कंट्री में शरण लेते हैं जाकर के, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रेफ्यूजीज। अब ये डर कैसे हो सकता है, ये जो फियर होगा काहे का होता है, ये फियर होता है कहीं उनको मार ना दिया जाए, फियर ऑफ परसिक्यूशन, समझा क्या ना। ये जो फियर ऑफ परसिक्यूशन होगा किस आधार पर हो सकता है, ये रेस के कारण हो सकता है, रिलीजन के कारण हो सकता है, नेशनैलिटी के कारण हो सकता है, समझ में क्या, ये मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को आप लेते हो तो उस कारण भी आपको टारगेट किया जा सकता है, पब्लिक ओपिनियन हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो भाई इसके कारण क्या होता है, इन सब डर के कारण क्या होता है, वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे अपनी एरिया, समझ में ना, तो बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो अपने एरिया को जब छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, उस व्यक्ति को रेफ्यूजी बोलेंगे। और ये जब दूसरे देश में जाएंगे ना तभी रेफ्यूजी बोलते हैं, तो ये याद रखना, रेफ्यूजी मतलब अपने देश में नहीं होता ये, जब एक व्यक्ति अपना कंट्री छोड़ता है दूसरे कंट्री में जाता है, जब उसको ये छोड़ता क्यों है, तो फियर ऑफ परसिक्यूशन, वो क्यों होता है, तो मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, जिनमें रेस, रिलीजन और एक पर्टिकुलर मेंबरशिप के आपकी आइडेंटिटी है, उसको लेकर के आपको टारगेट किया जाता है, तो आप उनसे डर से मतलब आप दूसरे कंट्री में जब चले जाते हो और वहां पर रहने लगते हो, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, रेफ्यूजीज। क्लियर है रेफ्यूजीज की डेफिनेशन, बोलो, ठीक है। अब असाइलम समझो, असाइलम क्या होता है, ये जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरी कंट्री ने प्रोटेक्शन दे दिया गया है ना, भाई आप दूसरे कंट्री के हो, समझा क्या, आपने अपना घर छोड़ा है एज अ रेफ्यूजी, है ना, आप एज अ रेफ्यूजी हो, आप घर छोड़ दिए हो अपना, आप दूसरे कंट्री में गए हो, आप अपनी होम कंट्री को छोड़ दिए हो, और उसने वहां पर दूसरे सामने वाली कंट्री ने आपको प्रोटेक्शन दे के रखा है, तब आप क्या कहलाओगे, असाइलम कहला जाओगे, है ना। तो असाइलम का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय स्टेट टू समवन हु हैज लेफ्ट देयर होम कंट्री। क्लियर है, एज अ रेफ्यूजी बोल लो या पॉलिटिकल रेफ्यूजी बोल लो, क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, रेफ्यूजी किसको बोल रहे हैं, रेफ्यूजी इज समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, समझ में क्या, काहे के लिए, तो आप बोल दोगे इन ऑर्डर टू एस्केप परसिक्यूशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेफ्यूजी। असाइलम किसको बोल रहा हूं, इट इज द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय स्टेट टू समवन हु हैज लेफ्ट देयर होम कंट्री एज अ रेफ्यूजी। क्लियर है। माइग्रेंट्स हम किसको बोलते हैं, माइग्रेंट्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना रीजन को छोड़ करके दूसरे रीजन में मूव करता है, वो इन माइग्रेंट हो सकता है, आउट माइग्रेंट हो सकता है, वो इमिग्रेंट हो सकता है, एमिग्रेंट हो सकता है, और वो सब हमने देख ही लिया है क्या होता है, समझ में आ गया, बोलो डन है। और माइग्रेंट आपको पता चल गया, रेफ्यूजी समझ में आ गया, असाइलम समझ में आ गया, ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर आपका पॉलिटिकल स्टेटस से लेना देना है ना। अभी आपको यहाँ पर तो स्टेट आपको प्रोटेक्शन देता है, यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्शन देता है,
यहाँ पर स्टेट आपको भगा भी सकता है, ठीक है ना, आप उसके आ गए तो वो आप रखे ना रखे, वो आपको भगा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपको कुछ इंटरनेशनल इवेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में आप बताइए जिसके कारण आपको लगता है कि रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, तो हाँ याद करो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो भाई उस समय फियर ऑफ परसिक्यूशन हो गया था, तो लगभग 7 मिलियन लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, वहीं पर 8 मिलियन से ज्यादा लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। ये क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि इनको डर लग रहा था कि भाई अब सेपरेट कंट्री हो गई, यहाँ पर फियर ऑफ परसिक्यूशन था उनके अंदर कि इनको परसिक्यूट कर दिया जाएगा रिलीजन के आधार को बेस बना करके। तो इसके कारण क्या हो गया था कि भाई वहां से 1971 में बहुत ज्यादा मतलब लोग मतलब जो टू नेशन है उनके बीच में बहुत ज्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिली थी, समझ में क्या। फिर देखो बाद में वो तो इंडिया के सिटीजन हो गए थे, ठीक है ना, बाद में सिटीजनशिप प्रोवाइड करके उनको इंडिया का सिटीजन बना लिया गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं जब 1971 का जब वॉर हुआ था, है ना, इंडो पाकिस्तान का, जो उसने भी लार्ज स्केल में पीपल का मूवमेंट को ट्रिगर कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे जो रेफ्यूजीज थे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में और जो हमारे इंडिया वाले रीजन में है उनमें आ गए थे, ये हमको पता है, सुनना क्या। तो रेफ्यूजी क्राइसिस आज भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, समझा कि जो फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण इंडिया में शरण लिए हुए हैं। वहीं पर मैं अगर वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट रीजन है जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं कर रहा मैं, वेस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ। वेस्ट एशिया में सोचो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है, ISIS का देख लो, और प्लस यहाँ पर कितना सारा सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो लोग मेडिटेरेनियन सी के सहारे कहाँ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करते हैं तो पूरे यूरोप में रेफ्यूजी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती, समझना क्या ना। इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत ये है कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब क्या प्रॉब्लम्स होने लगती है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, ठीक है ना। अभी क्या समझ में आना है आपको कि भाई ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स के कारण सेफ्टी हो सकती है किसी रीजन में। अब देखो, अब मान लो कोई रेफ्यूजी आया तो एक कंट्री मना क्यों कर देती है रेफ्यूजीज को लेने, क्योंकि भाई अब उसमें ऐसा हो जाता है कि पहला कि लोकल प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे। लोकल प्रोटेस्ट कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि भाई अब ज्यादा लोग उन रिसोर्सेस पर कब्जा बढ़ने लगेगा, रिसोर्सेस पर कब्जा बढ़ने लगेगा तो कंपटीशन होगा आपस में। वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इनके आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रीजन और हाई हो जाते हैं, तो ये एक दिक्कत है ना। तो लोकल प्रोटेस्ट होता है रिसोर्सेस को लेकर के, इसलिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। दूसरा ये है कि रेफ्यूजीज के साथ साथ क्या होता है, देखो रेफ्यूजीज के साथ साथ अगर हम सबको इंक्लूड करने लगे तो हमारा खुद का जो सरकार की पॉलिसीज होती है, एग्जिस्टेंट जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि सरकार इतने लोगों को कैसे कैटर कर सकती है। पॉपुलेशन बूम हो जाएगी, आपके रीजन पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, ओवर पॉपुलेटेड रीजन हो जाएगा आप, है ना। और आपको पता है ओवर पॉपुलेशन के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी खराब होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कारण क्या होता है कि भाई जो आपका वहां पर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, प्रेशर पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो आपके जेन्युइन हो। कुछ क्या होते हैं पॉलिटिकल रीजंस के कारण इनमें 100 में से 2-3 लोगों को भेज दिया जाएगा। वो क्या करते हैं, जो ये वाले जो इश्यूज होते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम, इनको जन्म देते हैं, समझा क्या। बहुत बार ये टेरर एक्टिविटीज यूरोप में यही देखने को मिला है कि भाई रेफ्यूजीज के नाम पर बहुत सारे रेफ्यूजीज एंटर हो गए, मतलब रेफ्यूजीज की आड़ लेकर के बहुत सारे टेररिस्ट अंदर हो गए, और यूरोप में वो बेटर तरीके से प्लान करके बहुत सारे, उसके बाद जब से रेफ्यूजी वहां पर बढ़ा है तो यूरोप में आप देखना कि जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनकी संख्या भी काफी हद तक बढ़ गई है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, हेजिटेट करती हैं, समझ में ना, क्लियर है ना। तो मैं आपको बताऊं, एक यूरोप का आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, यूरोप में ही क्यों जाते हैं सब, क्योंकि यूरोप एक प्रॉस्पेरस रीजन है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस रीजन है। वहां पर जाने के बाद क्या होता है, कोई भी सेक्शन के लोग जब एडवांस कंट्री में जाते हैं, अर्बन एरियाज, अर्बनाइज सोसाइटी है वो, जब अर्बनाइज सोसाइटी होने का मतलब क्या है कि अगर आप वहां पे जाओगे तो आप सोशली सिक्योर रहोगे, आप सोशली सिक्योर रहोगे, प्लस इसके साथ साथ वहां पर जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो भी काफी बेटर है एज कंपेयर टू जो हमारी अदर कंट्रीज है वहां पर, समझना क्या। वहां पर वो तो सारे रेफ्यूजीज को
वो अट्रैक्टिव भी लगता है। अट्रैक्टिव लगता है मतलब वो उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन भी उनको लगता है कि हमारे लिए इससे बेस्ट जगह हो ही नहीं सकती। इसीलिए कोई भी कहीं बार भी टर्मोइल होता है तो सब कहाँ की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ मूव करने का कोशिश करते हैं। समझा क्या ना? क्लियर है? अब देखो इसके लिए बकायदा एक कन्वेंशन है, समझा क्या, जिसको बोलते हैं यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का। अब अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो इसको कि इंडिया ने इसको साइन ही नहीं किया, समझा क्या ना? प्लस इसके साथ साथ इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक लॉज नहीं है इनको वो करने के लिए ताकि जो कंप्लाई करें इससे यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, समझा क्या? क्योंकि इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं इसको लेकर। और ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया ने साइन नहीं किया तो इंडिया में माइग्रेंट्स नहीं है, है ना? इंडिया में बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं। अपन को पता है कि बांग्लादेशी कितने सारे रेफ्यूजीज इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, समझ में क्या? हमने क्यों साइन नहीं किया, अगर इसके पीछे का रीजन मैं आपसे बात करूं अगर, तो भाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर ये साइन कर लेगा तो ऐसा गवर्नमेंट को डर लगता है कि हमारे यहाँ जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स है ना, रेफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भाई हम इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। अभी जब हमारे यहाँ इतना सब कुछ नहीं है, इतना सब कुछ हम फोकस कर रहे हैं, फिर भी हमको डिफिकल्टी होती है इलीगल माइग्रेंट्स को टैकल करने में, समझ में गया? लेकिन अगर हम ये साइन कर लेंगे तो क्या होगा, इंडिया क्या होगा, कमिट हो जाएगा, उसको वैसे रेफ्यूजीज को फिर वो एकोमोडेट करना पड़ेगा, समझ में गया? एकोमोडेट करना पड़ेगा, फिर इंडिया की ऑटोनॉमी इस चीज में डाइल्यूट हो जाएगी, समझ में गया? और इंडिया में बहुत ज्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोकल प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, ये सब आपको पता है। लोकल प्रोटेस्ट असम वाला आप बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में गया ना? वैसे भी कंट्री ने जो रिपीटेडली हम एक हमारी जो कमिटमेंट है प्रोटेक्ट करने की रेफ्यूजीज की, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट, मतलब हमारी वैल्यूज बहुत होती है इन चीज़ों को लेकर के। हमने भले ही कन्वेंशन साइन नहीं किया है, बट क्या है कि हमने कन्वेंशन नहीं साइन किया, फिर भी हम बहुत सेंसिटिव हैं ये रेफ्यूजीज और उनके राइट्स को लेकर के, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के, समझ में क्या ना? इवन अगर हमने ये वाला कन्वेंशन नहीं साइन किया है, बट हमने मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑलरेडी साइन कर लिए हैं जो कि डील करते हैं इन सब चीज़ों से, समझा क्या ना? रेफ्यूजी राइट से, समझा क्या? उसमें लीगल राइट्स की बात करी है, कई बार हमने वो लीगल राइट्स भी उनको अवेल किया है, समझा क्या? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये जो हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है यूएन 1951 का उसको साइन नहीं किया तो हम एक रेस्पॉन्सिबल देश नहीं है, हम एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब रेफ्यूजीज आने के कारण क्या होता है, रेफ्यूजीज आने के कारण ये समझो कि रेफ्यूजीज हैं किसी देश में, अब इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है ना? पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है तो ये मैंने आपको बता दिया। क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे कि भाई वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, है ना? वहां की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या होता है, चीप लेबर सप्लाई हो जाएगी, समझ में क्या? ये सब हो जाएगा, ठीक, क्लियर है ना? वहीं पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, है ना? फिर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इंस्टेबिलिटी काहे को लेकर के, लोकल प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? प्लस यहां पर टेरर एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ सकते हैं, ठीक? तो रेफ्यूजीज को आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो, नेगेटिव वे में भी देख सकते हो, समझ में गया ना? क्लियर है? दिमाग में क्या रखना है, इंडिया इज नीदर अ सिग्नेटरी, मतलब नीदर अ सिग्नेटरी और नॉर उसने किसी तरीके का लॉ बनाया है, समझ में गया ना? तो क्या याद रखना है, इंडिया ने साइन जो यूएनआरसी है, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951, उसको साइन नहीं किया है, ठीक है ना? ना ही इसके पास डोमेस्टिक असाइलम का एक फ्रेमवर्क है, डोमेस्टिक असाइलम से रिलेटेड कोई लॉ है, समझ में गया ना? क्लियर है ना? और एक चीज और बताता हूँ, कोई भी जो साउथ एशियन की कंट्रीज है ना, उन्होंने भी इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया, ठीक है ना? रीजन क्या था तो मैंने आपको बता दिया, रीजन यही है कि गवर्नमेंट को फियर होता है कि डिनाई कर दिया जाएगा कि
वो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी कि भाई फियर ऑफ ये सारी प्रॉब्लम, ये वाली जो हमने देखी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के कारण बहुत डरती है, ठीक है ना, इसलिए। और प्लस इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्लियर, अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर साइन कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट क्या बात याद रखना है कि इंडिया ने भाई रिपीटेडली स्टेट किया है, उसकी कमिटमेंट है, इंडिया की कमिटमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजी राइट्स, जिसमें इंडिया क्या करता है, बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं इंडिया में जो रिसाइड कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारे लीगल राइट्स और उनके जो भी इकोनॉमिक राइट्स होते हैं वो भी उनको दे के रखा है। इवन बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज, जस्टिस सिस्टम, है ना, एजुकेशनल सर्विसेज, इसके अलावा जो बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो अवेल करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल देश नहीं है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया? ठीक। तो मेनली ये क्या है कि इसमें आपको दो एंगल से पढ़ना है रेफ्यूजी क्राइसिस। एक वेस्ट एशिया से जो रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं कहाँ पर, यूरोप की तरफ, उसको समझना है, समझना है। और तीसरा ये इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया, इंडिया का क्या इसमें इशूज रहते हैं, तो ये इशूज मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्या बता दिया मैंने आपको, ये जो हाँ, अब आपको समझना है रोहिंग्या क्राइसिस का। रोहिंग्या क्या है, एक माइनॉरिटी ग्रुप है ना, कहाँ पर, ये रखाइन प्रोविंस है म्यांमार में, ठीक है ना, म्यांमार में रखाइन प्रोविंस होते हैं, तो उसमें ये रोहिंग्या जो है वो रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होते हैं कि क्या है, ये लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, ये मुस्लिम्स हैं। क्या होता है कि और जो वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी वो क्या है, वो क्या है आपकी बुद्धिस्ट है, ठीक है ना। तो इनके बीच में अक्सर कंफ्लिक्ट हो जाता है। कंफ्लिक्ट ऐसा हो जाता है कि भाई वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट में क्या होता है कि ये माइनॉरिटीज में हो तो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक हो जाते हैं। ऐसा वहाँ की म्यांमार गवर्नमेंट क्लेम करती है कि भाई क्या होता है कि ये लोग जो रोहिंग्याज हैं, ये रोहिंग्याज क्या करते हैं वहाँ पर ना, बीच बीच में कुछ जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करते हैं, और जो वहाँ की आर्म फोर्सेस होते हैं उन पर अटैक करते हैं। ऐसा अटैक किया जाता है, तो ऐसा वो क्लेम करती है वहाँ की म्यांमार जो मिलिट्रीज हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे पर अटैक कर दिया जाता है। जब अटैक किया जाता है तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्ट हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर आर्मी वहाँ पर क्रैकडाउन करती है इनके ऊपर, और इस हद तक क्रैकडाउन करती है कि भाई यहाँ ये जो रखाइन प्रोविंस में म्यांमार में वो लोग रहते हैं, उनको वो अपना एरिया छोड़ करके जाना पड़ता है। और जाएंगे कहाँ भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये म्यांमार है, ठीक है ना, ये म्यांमार वाला रीजन है, ये रखाइन वाला रीजन है, और यहाँ पर आप देखोगे ये बांग्लादेश वाला रीजन है, और ये पूरा इंडिया वाला रीजन है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, ये बांग्लादेश वाला रीजन है, और ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, और ये लेते हैं रखाइन प्रोविंस, ये रखाइन प्रोविंस, यहीं पर आपके रहते हैं कौन, रोहिंग्यास, ठीक है ना। ये कौन है, ये है मुस्लिम्स हैं, ठीक। और ये पूरा रीजन किसके डोमिनेट करा जाता है, ये पूरे रीजन में ये बुद्धिस्ट है। एक तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रही, बहुत पहले बर्मिस कन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत पहले अक्सर इन पर कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो क्या हो रहा था, ये जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है वो उन पर अटैक कर दिए, तो ये क्या कर रहे थे, मूव करने लगे थे, इनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता, तो ये पूरे दुनिया भर में रीजन में ये मूव करने लगते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर, बांग्लादेश इधर पे, और ये इंडोनेशिया वाले रीजन में, ठीक है ना, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, इधर पे ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका ये इंडिया ये वाला रीजन हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, और ये श्रीलंका वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब देखो, पहले तो इनका अटैक हुआ था एक बार, ये परसिक्यूशन हो गया था। दूसरा बीच में अभी ऐसा बोला जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश बोल रहा हूँ, ये जो आपका म्यांमार की आर्मी है, म्यांमार की जो आर्म फोर्स है, वो क्लेम करती है कि इनमें से कुछ जो रोहिंग्याज होते हैं वो क्या करके रखी है, इनको जो आर्म फोर्स है उन पर अटैक कर दिए, अटैक कर दी थी। तो फिर यहाँ की आर्मी ने इन पर बहुत ज़्यादा मैसिव क्रैकडाउन किया, तो फिर सबको एक लाइन से परसिक्यूशन होने लगा। इसके कारण ये वहाँ से छोड़ करके भगे, और मैक्सिमम कहाँ आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं। और बांग्लादेश में आना ही सीमित हो जाता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बट बांग्लादेश से क्या होता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एंटर होते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में एंटर होते हैं तो वैसे ही हम इतना पॉपुलेशन प्रेशर झेल रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट झेल रहे हैं, ऊपर से ये हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, समझ में क्या ना। प्लस ये हाँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए भी होता है, यहाँ पे परसिक्यूशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जो म्यांमार गवर्नमेंट है ना, वो ये जो रखाइन प्रोविंस में जो रोहिंग्याज रहते हैं, इनको वो क्या नहीं कंसिडर करती,
अपना सिटीजन कंसिडर नहीं करती। वो बोलती है कि आप इस लैंड के इनहेबिटेड पीपल्स नहीं हो, समझ में, आप बाहर से आकर के यहाँ पे सेटल हो गए हो, आप एक रेफ्यूजीज हो हमारे लिए, बस। वो एक सिटीजन कंसिडर नहीं करते, इसीलिए उनको इकोनॉमिक राइट्स, वोटिंग राइट्स, लीगल राइट्स, ये सब नहीं दे के रखते हैं। तो इसके कारण वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, वहाँ पे जो कंडीशन है रोहिंग्यास की, वो बहुत खतरनाक कंडीशन में रहते हैं, बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं। इसके कारण इनको मतलब इनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान हो जाता है, समझना क्या। जैसे कि भाई ISI है जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है जो पाकिस्तान की, फिर इसके अलावा जो ISIS एजेंसीज होती हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना भाई। ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनका रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, समझना क्या। इनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि इनको कुछ भी आप बोलो ये कर लेंगे, समझा क्या। तो इनको रिक्रूट किया जाता है, इनको बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भाई इनको रिक्रूट करके एज अ रेफ्यूजी भेजा जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम, इनको एज अ सेक्स लेबर्स की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि भाई ये बहुत मतलब जल्दी से वो कर लेता है, कोऑपरेट कर लेता है। तो भाई इनको एज अ कोई राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़े पैसों के लिए इनको रेडिकलाइज करना, चैनलाइज करना, इनसे ऑर्गेनाइज क्राइम करना, इनके ऊपर ऑर्गेनाइज करना, इन पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग करना, ये सब होता रहता है। तो ऐसा बोला जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी अगर कोई है तो वो रोहिंग्या मुस्लिम से है, समझा क्या। हमारे लिए क्या कंसर्न है, हमारे लिए कंसर्न ये है कि भाई इनके अंदर आने से भाई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये कंडीशन चलता रहता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ देखने को मिलती है, समझ में। इसीलिए ये वाला जो इशूज है वो हमारे यहाँ चलता है। NRC का इशू, इसीलिए जो असम वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि NRC हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट हो, ताकि ये जो प्रॉब्लम है रेफ्यूजी क्राइसिस और इससे रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो, ये सारी प्रॉब्लम खत्म, समझ में आ रहा ना। तो NRC वाला जो इशू है वो आपको समझा ही दिया था, बता ही दिया था हल्का सा क्या होता है NRC का इशू, ठीक है ना। बाकी जब इसकी डिटेल में जरूरत पड़ेगी जहां पर, तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए कैसे कंसर्न है, समझ गए ना। इंडिया के लिए रेफ्यूजी प्रॉब्लम, वर्ल्ड के लिए भी समझ लो क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए भी क्या प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है कि ये क्या हो जाएंगे, ये एक तरीके से रोहिंग्याज जो, हाँ जो मैं आपको बोल रहा था ना, रोहिंग्याज इनको सिटीजन नहीं कंसिडर करती, क्या बोलती है, इनको एसोसिएट सिटीजन कंसिडर करती है। इनके लिए डिप्राइव्ड कर दिया गया है कि इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं और बहुत सारे जो सिटीजन राइट्स हैं वो इनको नहीं दिए गए हैं, तो इसके कारण और इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ में। इनको कोई भी जो इनके में जो रिस्ट्रिक्शन है ना, मूवमेंट को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इवन मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझ में ना, ठीक है ना। जैसे इनका मैरिज होगा, बर्थ होगा, वो विद इन द कम्युनिटी होगा, क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं उनका क्लोजली मॉनिटर होता है, समझ में ना। तो इतना हद तक इनको प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। इवन मैंने आपको बताया था UN ने क्या बोला है, इनको मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी का दर्जा दे के रखा है रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास को ये भी बोला जाता है कि दे आर स्टेटलेस ग्रुप ऑफ पीपल, समझ में। स्टेटलेस मतलब इनका खुद का कोई स्टेट नहीं है, समझ में। इनका कोई भी स्टेट इनको कंसिडर भी नहीं करता, समझ में। कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, म्यांमार के वेस्टर्न पार्ट पर, समझ में। बहुत ज़्यादा ब्रूटल असॉल्ट फेस करती है बर्मीज स्टेट और बर्मीज मिलिट्री के द्वारा, समझ में ना। इसी को बोलते हैं हम रोहिंग्या क्राइसिस, समझ में। रोहिंग्या क्राइसिस क्या है, ठीक ठीक है। ठीक है ना। अगर UN की रिपोर्ट की बात करें तो एट प्रेजेंट लगभग 5,500 रेफ्यूजीज जो हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, वो तो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, समझ में। एट प्रेजेंट आपको बता रहा हूँ, समझ में, 2018-19 की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात है, ये लगभग 5,500 रोहिंग्या रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड वाले की बात ही नहीं कर, समझ में। रोहिंग्यास की जो एंसेस्ट्री ट्रेस की जाती है ना, वो जो म्यांमार करती है वो मना करती है कि ये इनका ओरिजिन यहाँ पे नहीं है, समझा क्या। इसीलिए हम इनको सिटीजन कंसिडर नहीं करते, इनको सिर्फ एक एसोसिएट सिटीजन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। 1982 में जो बर्मीज गवर्नमेंट है उन्होंने सिटीजन लॉ पास किया था, जहां पर उन्होंने ये जो एसोसिएट सिटीजन का दर्जा दिया गया था, है ना। उसके तहत क्या बोला गया उनको कि उनके बहुत सारे उनके राइट्स को डिप्राइव कर दिया गया,
गवर्नमेंट ऑफिस पर उनको रखा नहीं गया, समझ में, सिटीजन राइट्स उनके पास है नहीं। मैरिज वाला मैंने आपको बता दिया, मैरिज उनका क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, कहाँ वो रहते हैं क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो वही मैंने बोला कि अब जो बहुत सारे इसी के कारण क्या हो रहा है, रिलेटिवली डिप्रीवेशन है। तो जो जिहादिस्ट ग्रुप होते हैं, है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो इनको रेडिकलाइज करने के लिए खूब इनका रिक्रूटमेंट करते हैं, खूब इनको वो करते हैं, है ना भाई, इनका दिमाग में आप अब जल्दी से कोई भी चीज़ें भर सकते हो और अपना अपना पॉलिटिकल गेन्स करवा सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। तो ये एक दिक्कत होती है इनके साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है कि भाई ये जो रोहिंग्यास के लिए, इसीलिए सारी कंट्रीज, इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन पर लगी हुई है कि भाई इनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि स्टेटलेस है, इनके पास कोई राइट नहीं है, ये एसोसिएट सिटीजन है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि भाई ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाते हैं, ये काहे के लिए, एक्सट्रीमिज्म के लिए। और सोचो एक्सट्रीमिज्म अगर पनपेगा तो ये सिर्फ वहां के लिए नहीं है, ये पूरे ही वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है, समझ में आ गया। तो इसीलिए उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, ये पूरी कंट्रीज लगी हुई है, बेटर उनको राइट्स दिए जाएं, ये पूरी कंट्रीज लगी हुई है, समझ में आ गया ना। एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी कोफी अन्नान की अध्यक्षता में, समझ में आ गया, कि वो बताएं कि भाई ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है म्यांमार के रखाइन स्टेट में, उसके लिए आप कुछ सॉल्यूशन बताओ, कुछ आप वो करो। तो जो रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि एक सस्टेन्ड एक्शन लेना पड़ेगा आपको, सस्टेन्ड मतलब भाई बहुत लंबे समय तक ये करना पड़ेगा, समझा गया, ताकि वहां पर पीस आए, रिकंसिलिएशन हो, समझा गया। वहां पर जो ये पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई किया कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा बताया गया है कि इनको ऐसे ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए, इंटरनेशनल मतलब सपोर्ट चाहिए इनको, ठीक है ना। और प्लस ये जो रोहिंग्याज रेफ्यूजीज हैं जिस कंट्रीज में हैं, उनसे भी उनको भी बहुत सारा इन्होंने रिकमेंड किया है कि कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो वो सब हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी एक मोटा मोटा याद रखो कि रोहिंग्या क्राइसिस किससे रिलेटेड है, इंडिया के लिए क्या खतरा है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, समझ में गया। इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और लोकल प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, एनआरसी वाला इशूज आपको पता है। अब ऊपर से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आने वाला है, तो ये दो सेपरेट और टॉपिक जब आप और अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो आपका ये जो रोहिंग्या इंडिया में जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो वाली समस्या को आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो कि भाई अगर मैं बात करूं कि UNHCR की एक रिपोर्ट आई थी, उसने एक ग्लोबल ट्रेंड बताया था रेफ्यूजी को लेकर के, ग्लोबल ट्रेंड रिलेटेड टू विथ रेस्पेक्ट टू रेफ्यूजी, है ना, रेफ्यूजीज को लेकर के उन्होंने एक ग्लोबल ट्रेंड बताया था, जिसमें उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट निकाली थी फोर्स डिस्प्लेसमेंट करके, है ना, जहां पर उन्होंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है, देखो लगभग 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 65.6 या फिर आप नियर अबाउट ऐसा कर लो इसको, 66 मिलियन पीपल जो है ना, उन्हें फोर्स किया गया है अपने होम को छोड़ने के लिए, समझा गया ना, ठीक है ना। 66 मिलियन पीपल्स को हैव बीन forced to leave their home countries, समझ में गया ना, फोर्स किया गया है उनको वो करने के लिए, ठीक है ना। और इतने लोगों को फोर्स किया गया, उसमें से 50% लोग तो अंडर एज हैं, 18 साल से कम वाले, समझ में, सोचो मतलब उनका हेल्थ एजुकेशन कितना ज़्यादा दिक्कत में आता है, समझ में, उनके पास कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये रिपोर्ट ये बोल रही थी कि हाफ ऑफ देम क्या है कि लेस देन 18 एज है ना। उसके बाद हाफ ऑफ देम कहाँ से आ रहे हैं, हाफ ऑफ देम आर फ्रॉम तो ये है सीरिया, अफगानिस्तान एंड साउथ सुडान। अगेन रीजन वही, पॉलिटिकल टर्मोइल, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है ना। मैक्सिमम रेफ्यूजीज हैं कहाँ पर हैं, वो है डेवलपिंग रीजन्स में,
है ना। ओवर 80% जो रेफ्यूजीज हैं, 80% प्लस रेफ्यूजीज कहाँ पे डेवलपमेंट, ये जो डेवलपिंग रीजन्स है वहाँ पर है, ठीक है ना। अगर मैं आप करूँगी कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज कहाँ पे हैं, तो वो मेरे हिसाब से लेबनान में है, ठीक है ना। ये एक बार आप चेक जरूर कर लेना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजीज हैं मेरे हिसाब से वो कहाँ पे हैं, वो लेबनान में है। ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, लेबनान नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, वो तो एक सिटी है। जहां तक मेरे को याद है, क्योंकि न्यूज़ में अभी कुछ दिन पहले आया था कि टर्की में सबसे ज़्यादा होस्ट है ना, टर्की होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज। अब इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, एक बार आप जरूर ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है ना। या तो वो लेबनान में है या तो वो टर्की में है, दो में से किसी एक कंट्री में। क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये रिपोर्ट आई थी, क्योंकि टर्की इसको यूज करता है एज अ बार्गेनिंग पावर, है ना। इसको आप रेफ्यूजी आपके लिए एक सोशल असेट भी हो सकता है, पता है कैसे? क्योंकि टर्की अब अपनी बात मनवा लेता है यूरोपियन कंट्रीज में। क्योंकि क्या होता है देखो, ये वेस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, यहाँ से पहले कहाँ पे जाते हैं, टर्की पे जाते हैं, और टर्की के बाद आता है यूरोप, है ना। यूरोप, यहाँ टर्की समझो एक गेटवे है। अगर ये अपना गेट खोल देगा तो सारे रेफ्यूजीज यूरोप में आ जाए, और यूरोप कंट्रीज अब ये नहीं चाहती, क्योंकि उनमें वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। तो टर्की क्या करता है, इसको एज अ वेपन यूज करता है ना, वेपन यूज कर सकता है। तो ये कल के लिए कैपिटल का काम भी कर सकता है रेफ्यूजी, समझ में आ रहा है ना। तो ये एडवांटेजेस में आप बता सकते हो, ये टर्की इसको यूज करता है। ये कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, क्योंकि भाई अब टर्की को कोई बात मनवानी होती है ना, तो वो बोलता है कि आप मेरे लिए ये करो, नहीं करोगे तो मैं सारे रेफ्यूजीज को आपकी तरफ भेज दूंगा, फिर आप झेलते रहना इनको और देखते रहना। तो वो कंट्रीज ठीक है कन्विंस हो जाती हैं, बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं इक्वल प्लेटफॉर्म में। अब टर्की उनसे एकदम बराबरी में इक्वल प्लेटफॉर्म में रह करके बात करने लगता है। तो मेरे हिसाब से एक बार टर्की भी आप चेक कर लेना, समझ में आएगा। लेबनान टर्की में थोड़ा सा देख लेना। मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले टर्की में आया था, तो इसलिए मैं बोलूंगा आप टर्की ही होना चाहिए, बट फिर भी मैंने लेबनान भी पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना जरूर, समझ में आएगा। यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि अराउंड 10 मिलियन जो पीपल्स हैं, है ना, 10 मिलियन पीपल जो हैं वो तो स्टेटलेस हैं। स्टेटलेस है मतलब कोई भी स्टेट ने उनको मान्यता भी नहीं दे के रखी है, और उनका खुद का कोई स्टेट भी नहीं है, समझ में। क्या तो मतलब इस कंडीशन में वो आ गए, क्लियर है। तो ये यूएन का एक थोड़ा सा जो रिपोर्ट थी वो जो बता रही थी, वो मैंने आपको बता दी।